वेलकम स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। और थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट में आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। अंग्रेजों की बंगाल में सत्ता स्थापना की जो स्थितियां रही उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। बंगाल में किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया था। अब आज हम देखते हैं दक्षिण में, क्योंकि अंग्रेजों की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल। बंगाल में जो स्थिति थी वो इस समय अंग्रेजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण थी और 3 महत्वपूर्ण शक्तियां मराठे, मैसूर का हैदर अली और हैदराबाद का निजाम, वो अंग्रेजों की दक्षिण भारत में सत्ता को स्थापित करने और उसे मजबूती प्रदान करने में सबसे बड़ी चुनौती का कार्य कर रहे थे। अब इससे पूर्व जब हम मैसूर राज्य की बात करें, एक पृष्ठभूमि या मैसूर राज्य की सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। आप देखिए, नियम है जब केंद्रीय सत्ता निर्बल होती है तो ऐसी स्थिति में प्रादेशिक शक्तियां जो होती है वो अपना सर उठाना प्रारंभ कर देती हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जिस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद विशाल मुगल साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख होने लगा था। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मोहम्मद शाह के समय में 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार सादत खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इसी तरह आप देखिए, हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। आसफ जहां ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित कराया, स्थापित करा। धीरे धीरे इन्होंने वहां अपनी शक्तियों को भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रकार से आप देखिए, कुछ स्थितियां जो थी वो मैसूर राज्य के साथ भी हुई थी। मैसूर राज्य, जब आप देखिए विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो उस पतन के साथ ही जो विशाल विजयनगर साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर और भूपा द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी, अब वही राज्य धीरे धीरे तालीकोटा युद्ध के बाद वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने लगा और उन्हीं में से एक राज्य था मैसूर। मैसूर राज्य की यदि हम भौगोलिक स्थिति देखें, पूर्वी एवं दक्षिणी तट जिस सुदूर दक्षिण में जाकर के मिलते थे, वहीं ये छोटा सा राज्य था मैसूर। और यहाँ पर वाडियार वंश का शासन था, जिसकी जानकारी मैंने पहले भी आपको दी है। और यहाँ पर इस समय चिकाजी कृष्णराज का शासन था, लेकिन शासक बेशक चिकाजी थे, लेकिन वास्तविक शक्ति जो थी सत्ता की वो नंदराज और देवराज नामक 2 भाइयों के हाथ में थी। और कुछ समय बाद हम देखें कि देवराज जो है वो भी सत्ता से अलग थलग कर दिया गया और नंदराज के हाथों में पूरी सत्ता की शक्तियां केंद्रित हो गई। इसी समय आप देखिएगा, एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर करके जो मैसूर में आया वो नाम था हैदर अली। ये हैदर अली कौन था, इसके लिए सामान्य परिचय के रूप में मैं आपको बताऊं। इसका जन्म बुद्धिकोट नामक स्थान पर हुआ था जो मैसूर राज्य में था। 1772 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। इसके पिता मैसूर राज्य की सेना में सैनिक पद पर कार्यरत थे। जिस समय हैदर अली मात्र 6 वर्ष का था, उसी समय पिता की मृत्यु हो गई। हैदर अली की शिक्षा के बारे में यदि बात करें, हैदर अली निरक्षर था, लेकिन वहीं यदि हम इसके गुणों की बात करें, सैनिक प्रतिभा का अपूर्व धनी था। ये किसी प्रकार की योग्यता का अभाव इसमें नहीं था और अपने पिता के बाद इसने भी मैसूर राज्य की सेना में नौकरी प्राप्त कर ली थी। धीरे धीरे अपनी कूटनीतिक चातुर्य से इसने मैसूर की सत्ता जो थी उसको भी हथिया लिया था या प्राप्त कर लिया था। वो किस रूप में, आप देखिएगा, इसे डिंडीगुल का सूबेदार बनाया गया था। उसी समय मैसूर राज्य का दीवान था खांडेराव। देवराज की
बढ़ती शक्तियों, देवराज के बढ़ते हुए प्रभाव से जो खांडे राव था उसे ये महसूस होने लगा था कि किसी प्रकार से उसके हाथों से सत्ता को पुनः प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिए उसने मैसूर की राजमाता को ये कहा कि हैदर अली के सहयोग से हम इस सत्ता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी देवराज के हाथों से हम सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर सकते हैं। राजमाता उन्हें भी खांडे राव का ये प्रस्ताव जो था वो काफी अच्छा लगा और उन्होंने खांडे राव के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हैदर अली के समक्ष जब ये बात या ये योजना पहुंची तो हैदर अली ने इसे स्वीकार कर लिया और हैदर अली के द्वारा पूर्ण सहयोग के साथ मैसूर की सत्ता जो थी उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया। लेकिन ये सत्ता योजना के पूर्व में जो बात हुई थी कि सत्ता राजमाता को सौंपी जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि सत्ता को उसने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। इस तरह से देखिए, कुशल प्रतिभा, एक अच्छी कूटनीति के द्वारा उसने मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब तक मैसूर के शासक जीवित रहे उसने अपने आप को मैसूर का शासक घोषित नहीं किया, बल्कि वह मैसूर के शासक के नाम पर ही शासन सत्ता का संचालन करता रहा। इस तरह से पूरी तरह से सैनिक दृष्टि से मजबूत होने के बाद भी इसने मैसूर राज्य के प्रति जो इसकी स्वामी भक्ति थी, जो इसके कर्तव्य थे, उनसे अपने आप को कभी भी अलग नहीं रखा और एक योग्य और अच्छे व्यक्ति की छाप इसने छोड़ी। अब हम बात करते हैं हैदर अली का उत्कर्ष होने के बाद निसंदेह मैसूर राज्य दिन पर दिन अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करता चला गया और जब मैसूर के शासक की मृत्यु हुई उसके बाद इसने अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर दिया और सारी शक्तियां जो थी वो अपने हाथों में इसने केंद्रित कर ली। यद्यपि खांडे राव के द्वारा इसका विरोध किया गया था और जब खांडे राव ने इसका अधिक विरोध किया तो आप देखिए इसने खांडे राव को भी बंदी बना लिया। इस तरह से अपने विरोधी जो थे उन विरोधियों का मुंह बंद करना भी हैदर अली को आता था और अब स्वतंत्र रूप से वो मैसूर का शासन संचालन करने लगा। बेशक निरक्षर था, लेकिन इसके बाद एक अच्छे शासक में जो गुण होने चाहिए, एक प्रशासन में किन बातों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किस तरह से अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए, इन सारी बातों का हैदर अली को भली भांति ज्ञान था और इसीलिए आप देखिए वो भी इस बात को अच्छे से जानता था कि यदि अपने वर्चस्व को बनाए रखना है तो उसे दक्षिण भारत की अन्य शक्तियों के साथ, स्पेशली आप देखिएगा मराठे और हैदराबाद का निजाम, इवन आप देखिएगा अंग्रेजों से भी उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के निरंतर प्रयास किए। लेकिन अंग्रेज जो थे वो काफी चालाक थे और अपनी चालाकी के बलबूते पर उन्होंने हैदर अली की शक्ति को बजाय उसके साथ संधि करके युद्ध के मैदान में समाप्त करने का निश्चय लिया। इससे पूर्व आप देखिए, जब हैदर अली को ये लगने लगा कि अंग्रेज किसी भी प्रकार से उसको अपना सहयोग नहीं दे रहे, यद्यपि वह निरंतर प्रयास कर रहा है, तो उसने अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाए रखने के लिए मराठी जो थे उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। हम लोग सभी इस बात को जानते हैं, मराठों के बारे में आपको काफी पढ़ाया भी गया है। मराठी जो है वो धन के लालची थे। यद्यपि 1761 ईस्वी में मराठा शक्ति पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो चुकी थी और मराठा शक्ति, मराठा प्रतिष्ठा धराशायी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद पुनः आप देखिएगा मराठों ने अपने आप को संगठित किया, जैसा कि हमने पढ़ा था। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार सरदेसाई ने लिखा है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति
मराठों को इस युद्ध में हुई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने आप को पुनः संगठित करने, अपनी शक्ति को एकत्रित करने में अधिक समय नहीं लगाया था। और यही कारण है कि मराठों ने संगठित होकर के अपनी उस शक्ति को एक बार पुनः सिद्ध करा। 1764 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। यद्यपि हैदर अली द्वारा इस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः वह मराठों से परास्त हुआ और मराठों से उसे संधि करनी पड़ी। मराठों से संधि करने के बाद उसे गुंटूर और सावनूर के जो महत्वपूर्ण जिले थे मैसूर राज्य के, वो मराठों को उसे देने पड़े थे। इसके बाद आप देखिएगा मराठे जो थे वो हैदर अली के साथ बजाय संघर्ष करने के उसको सहयोग देने का आश्वासन दे रहे थे। हैदर अली ये चाहता था कि किसी तरह से एक त्रिगुट बन जाए। त्रिगुट इन द सेंस हैदर अली, निजाम और मराठे। उसका ये मानना था यदि ये तीनों शक्तियां एकत्रित हो गई और तीनों शक्तियों की सैनिक शक्ति इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि अंग्रेज उनसे कभी भी विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। अब एक तरफ मराठों को अपनी ओर मिला चुका था, इसके बाद उसने हैदराबाद के निजाम के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया और उसने निजाम के साथ भी संधि कर ली। इस प्रकार आप देखिए अपनी एक अच्छी सूझबूझ के बल पर उसने अंग्रेजों के विरुद्ध इस त्रिगुट का निर्धारण किया, इस त्रिगुट को स्थापित किया। इसके बाद फिर वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर हुआ। अब आप देखिए स्थितियां जो थी वो निरंतर बनी हुई थी। अंग्रेज किसी भी सूरत में हैदर अली के इस बढ़ते प्रभाव को देख करके खुश नहीं थे। निसंदेह मराठे और हैदराबाद का निजाम हैदर अली से संधि कर चुका था, लेकिन इस समय जिस गति से हैदर अली की शक्ति का विस्तार हो रहा था, जहां मराठे उसकी बढ़ती शक्ति से आतंकित थे, ठीक इसी प्रकार से आप देखिए मराठे और निजाम वो भी उसकी इस बढ़ती हुई शक्ति से काफी भयभीत हो रहे थे और उसकी शक्ति को नियंत्रित करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं हैदर अली और अंग्रेजों की। अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे कि यदि दक्षिण की ये तीनों शक्तियां इसी प्रकार से एक रही, इनका ये त्रिसंग तैयार हो गया, तो अंग्रेज अपने पैर जमाने में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस शक्ति को तोड़ने के लिए भरसक प्रयत्न किए। यदि हम दूसरी तरफ देखें, मराठे, निजाम, हैदर अली और अंग्रेज, ये चारों जो थे ये अपने निजी स्वार्थों और निजी लिप्सा में जुड़े हुए थे और उनसे बंधे हुए थे। अब मैसूर राज्य का अस्तित्व बनाए रखना भी शक्ति संतुलन की दृष्टि से अंग्रेजों के लिए काफी आवश्यक था। इसलिए अंग्रेजों ने ये कोशिश की कि किसी तरह से ये संघ भी टूट जाए और जब हैदर अली अकेला पड़ जाए, उस स्थिति में उस पर आक्रमण करके उसको परास्त किया जा सकता है। काफी हद तक आप देखिए अंग्रेज जो थे वो इसमें सफल हो गए, क्योंकि जैसा बार बार मैं आपको बता रही हूँ, मराठे धन के लालची थे और हैदराबाद का निजाम जो था वो भी अपने राज्य को मराठों से सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार से अंग्रेजों से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि यदि वह मराठों के साथ संबंध बनाए रखता तो अंग्रेजों से शत्रुता हो जाती और यदि अंग्रेजों से उसकी मित्रता होती तो मराठों के आक्रमण निरंतर हैदराबाद पर होते रहते। तो इससे बचाव के लिए आप देखिएगा ये तीनों शक्तियां जो है विवश होकर के हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से इस शक्ति को या इस संघ को विखंडित कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैदराबाद और जो मैसूर और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, इसके कौन से ऐसे कारण थे जिसने अंग्रेजों और हैदर अली को
युद्ध में आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इस समय सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो चुका था और अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि हैदर अली, चूंकि फ्रांसीसी उसके बहुत अच्छे मित्र थे और फ्रांसीसियों से ये जो मित्रता थी ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों से उसकी शत्रुता में वृद्धि कर रही थी। जब सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ तो उस समय आप देखिए लगभग 4000 घोड़े हैदर अली के द्वारा फ्रांसीसियों की सहायता के लिए भेजे गए थे। तो स्वाभाविक है, जो अंग्रेजों का शत्रु है, यदि हैदर अली युद्ध के दौरान उन्हें सैनिक सहायता पहुंचा रहा है तो अंग्रेजों से उसकी शत्रुता जो थी वो पक्की हो गई और युद्ध का एक कारण बनी। इसके अलावा आप देखिएगा कर्नाटक पर आक्रमण हैदर अली का, ये भी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच युद्ध का कारण था। जो इस समय कर्नाटक का नवाब था मोहम्मद अली, वो अंग्रेजों का घनिष्ठ मित्र था, किंतु उसका भाई महफूज खां वो मोहम्मद अली का कट्टर शत्रु था। दूसरी तरफ आप देखिएगा कर्नाटक के नवाब चांदा साहब से हैदर अली की अच्छी मित्रता थी और उनकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र राजा साहब को हैदर अली के द्वारा सहयोग दिया जा रहा था। कर्नाटक और मैसूर राज्य में काफी लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था, तो ये कारण थे जिसकी वजह से कर्नाटक पर हैदर अली का आक्रमण करने का कारण मिला। और दूसरी बात, अंग्रेजों और हैदर अली में शत्रुता का कारण था कर्नाटक की राजनीति में हैदर अली का हस्तक्षेप करना। इसके बाद हम बात करते हैं 1766 ईस्वी के आरंभ में हैदर ने मालाबार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। उसका ये जो कृत्य था या उसका ये आक्रमण जो था वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, क्योंकि मालाबार का शासक भी अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे हुए था। तो जब मालाबार पर हैदर अली ने आक्रमण किया तो अंग्रेज जो थे वो और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने हैदर अली या मैसूर राज्य के विरुद्ध एक युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी और युद्ध के मैदान में हैदर अली को चुनौती देने का कार्य या योजना प्रारंभ करी। इसके बाद हम बात करते हैं, इस समय कुछ ऐसी अफवाह फैल रही थी जो अंग्रेजों के कान में पड़ी कि इस समय हैदर अली निजाम के साथ साठगांठ कर रहा है और निजाम और हैदर अली मिलकर के अंग्रेजों की शक्ति को समाप्त करने, अंग्रेजों को दक्षिण भारत से खदेड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब इस तरह की सूचनाएं अंग्रेजों को प्राप्त हुई तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब हैदर अली की इस बढ़ती शक्ति को विराम लगाना अति आवश्यक है, अन्यथा वास्तव में दक्षिण भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व समाप्त हो सकता है। फिर इसके अलावा आप देखिए हैदर अली जो था वो अंग्रेजों की शक्ति में बहुत विश्वास रखता था। कई बार उसके द्वारा ये प्रयास किए गए कि अंग्रेज और हैदर के बीच मैत्री स्थापित हो जाए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उसके द्वारा जब मैत्रीपूर्ण प्रस्ताव भिजवाए गए तो अंग्रेजों ने उसे स्वीकार नहीं किया और स्वाभिमानी हैदर अली के लिए ये बड़े अपमान वाली बात थी कि जब वो चला करके मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रयास कराए और अंग्रेज उसे स्वीकार नहीं करे तो फिर सैनिक बल पर अंग्रेजों को अपनी शक्ति दिखाई जाए। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ हुआ। इसके बाद आप देखिएगा मई 1767 ईस्वी में हैदर अली और निजाम दोनों की संयुक्त सेना ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण जो था वो अंग्रेजों के लिए एक चुनौती का कारण बना, अंग्रेजों के लिए असंतोष का कारण बना। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय अंग्रेजों के पास इस तरह के कोई भी संचार के साधन उपलब्ध नहीं थे कि उन्हें तुरंत इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिले। इतना ही नहीं, कावेरी पट्टनम, हैदराबाद
और मैसूर अली के द्वारा घेर लिया गया था, लेकिन तब तक अंग्रेजों को इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन सूचना प्राप्त होने के बाद जो अंग्रेज अधिकारी था स्मिथ, उसे हैदर और निजाम के विरुद्ध भेजा गया। यद्यपि प्रारंभिक उसमें हम देखें तो ये जो संयुक्त सेना थी, सितंबर 1767 ईस्वी में इस संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें ये संयुक्त सेना अंग्रेजों के द्वारा परास्त कर दी गई थी। दोनों के बीच एक संधि हुई 22 मार्च 1768 ईस्वी को, जिसके तहत मालाबार तट पर हैदर के प्रदेशों पर अंग्रेजों ने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे इस आक्रमण के दौरान जो प्रदेश एक दूसरे द्वारा अधिकृत कर लिए गए थे, उनको लौटाने की बात भी की गई थी। लेकिन इस समय आप देखिए, कर्नल स्मिथ और कर्नल वुड जो थे वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने हैदर अली के ये संधि की बात होने के बाद भी हैदर अली के विभिन्न प्रदेशों पर या उसके राज्य के विभिन्न प्रदेशों पर अपना अधिकार बनाना प्रारंभ कर दिया था। और जब हैदर अली ने अपने संधि प्रस्ताव को स्मिथ के पास भेजा तो स्मिथ ने इतनी कठोर शर्तें लिखी जिसे हैदर अली ने स्वीकार नहीं किया और वह अंग्रेजों पर टूट पड़ा। लेकिन इसके बाद हैदर अली जो था उसने निरंतर अंग्रेजों को एक के बाद एक विभिन्न मुठभेड़ों में परास्त किया। स्मिथ की इस विफलता से जो मद्रास की सरकार थी वो काफी नाखुश हुई और उन्होंने स्मिथ को वापस बुला लिया और पूरी सेना का कमान कर्नल वुड के हाथ में दिया। लेकिन फिर कर्नल वुड भी परास्त हुआ, पुनः स्मिथ को भेजा गया और ये अंग्रेजों की पराजय का जो सिलसिला था वो निरंतर चलता ही जा रहा था और अंत में विवश होकर के 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा मद्रास की अपमानजनक संधि जो थी उसको स्वीकार करना पड़ा था। और मद्रास की संधि के तहत दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया कि आक्रमण के दौरान या युद्ध के दौरान एक दूसरे के जो प्रदेश अधिकृत किए गए हैं उनको लौटा दिया जाए। साथ ही साथ इस युद्ध के दौरान हैदर अली के कई जहाज बंबई सरकार के द्वारा पकड़ लिए गए थे, उन्हें वापस लौटा दिया गया और उसके बदले में जो जहाज पकड़े थे उसके बदले में कोलार का भंडार जो है वो उसको प्रदान किया गया था और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया था। इस प्रकार आप देखिए ये संधि जो हुई थी वो निस्संदेह अंग्रेजों के लिए काफी अपमानजनक थी, क्योंकि संधि की सारी शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों को ये संधि करनी पड़ी, क्योंकि हैदर अली की सेना के समक्ष जो अंग्रेजों की सेना थी वो युद्ध मैदान में नहीं टिक पा रही थी। और यदि निजाम द्वारा जो संधि अंग्रेजों के द्वारा 1768 ईस्वी में की गई थी, जब दोनों संयुक्त सेना ये परास्त हो रही थी, यदि उस समय निजाम संधि नहीं करता तो शायद ये मद्रास की संधि और भी पहले संपन्न हो जाती। इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था उसमें निश्चित रूप से अंग्रेज पराजित हुए और हैदर अली की विजय हुई और मद्रास की संधि से इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पढ़ाई को किसी भी कंडीशन में आपको विराम नहीं लगाना है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।